हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों, इस बार ये पार्ट 2 जो है वीडियो काफी दिनों के बाद आया है, तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस कारण मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था, पर अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो आपको वीडियोज अब मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए जो हम लोग का टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड इन सरफेस टेंशन का पार्ट 2। पार्ट 1 आप देख चुके हैं, और अगर नहीं देखे तो उसको जाकर देख लीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट का जो है लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल से जुड़े रहिए। अब आइए हम अपने आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है, two water drop of same size are falling in air with a terminal velocity v. The terminal velocity when they collapse will be. हवा में पानी की दो एक समान बूंदें v चरम वेग से गिर रही हैं। यदि दोनों मिल जाए तब चरम वेग होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो उसमें सबसे पहले इसके चरम वेग का सूत्र लिख लेते हैं। तो v इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन में एटा। अब देखिए, दोनों बूंदे एक ही है, वाटर ड्रॉप की है, सेम जगह पर गिरे हैं, साइज वगैरह सब सेम है। तो हमें यहां से क्या मिल रहा है कि v प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, v प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। यहां पर इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं। अब जब दो बूंदे या तीन बूंदे ऐसी कोई भी क्वेश्चन आती है तो हम उसमें क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले उसका वॉल्यूम इक्वल दिखाते हैं। तो दो मान लेते हैं कि जब वो बूंद थी, जब मिली नहीं थी तब उनका रेडियस था स्मॉल आर, और जब मिल गई तब कैपिटल आर हो गया। तो कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2 के पावर 1/3 और स्मॉल आर हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए कि v जो है वो r के प्रोपोर्शनल हो रहा था। जब दोनों बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना ली तब भी तो v जो रहेगा, अब त्रिज्या स्मॉल r न होके कैपिटल r है, तो v प्रोपोर्शनल कैपिटल R स्क्वायर। इसका मतलब कि v, और ये मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे लिख दें, 2 के पावर 2/3 और आर स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल के साथ यहां पर ऐसे आप कर सकते हैं, v इक्वल टू के आर स्क्वायर कर दो। यहां भी प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं, तो k 2 to the power 2/3 आर स्क्वायर। अब ये के आर स्क्वायर मिलकर क्या हो गया, अच्छा इसको v डैश सपोज कर लीजिए, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी चेंज हो गई है। ये हो जाएगा 2 to the power 2/3 और v, के आर स्क्वायर मिलके क्या हो गया, v हो गया। अच्छा, कभी कभी तो ऐसे दे देगा और कभी कभी इस स्क्वायर को कर देता है, तो ये ऐसे कर देगा 4 के पावर 1/3v। अब अगर क्वेश्चन में v की वैल्यू दी रहती, चरम जो मान है वो दिया रहता 5, 10 कुछ दिया रहता, तो यहां उसको लिखकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। और नहीं दिया है, चूंकि v के फॉर्म में ही पूछा है, तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस टू मेजर। वेंचुरी मीटर यंत्र है मापने का। तो वेंचुरी मीटर से हम लोग क्या नापते हैं? ऑप्शन है स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ एरोप्लेन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वेंचुरी मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी पाइप में बहने वाले लिक्विड के रेट ऑफ फ्लो को दिखाता है, यानी बहने की दर को दिखाता है। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन, एक बार हिंदी में सुन लीजिए, हवा की चाल, वायु की चाल, हवाई जहाज की चाल, किसी पाइप में बहने वाले द्रव का वेग दर या द्रव का बहने की दर, और यहां है
उष्मीय ऊर्जा के प्रवाहित होने की दर। तो इन सब में जो है आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो वेंचुरीमीटर क्या करता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को मेजर करता है, यानी किसी पाइप में जल के बहने की दर को ज्ञात करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज। क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव होगा। तो आप में से लगभग 80% लोग इस क्वेश्चन को जानते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो भी यही दिया था। पर चूंकि हम लोग ईयर वाइज लगा रहे हैं, तो 2016 मैथ्स के क्वेश्चन है और 2016 का अगर बायो का क्वेश्चन सिर्फ ये समझ के मैं ना दूं कि ये मैंने होमवर्क में दे दिया है, तो लोगों को लगेगा कि 2016 में क्या इस टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं बने, इस वजह से मैंने इसको यहाँ लिखा है। तो आप सभी में से बहुत से लोग उसका आंसर दिए थे और बहुत से लोग सिर्फ पढ़कर उसको छोड़ देते हैं कि यार कोई जरूरी है, अरे दे दिया करो यार, आंसर दिए रहोगे तो वो चीजें हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि जो चीजें आप लिखते हो वो आपको हमेशा याद रहती है। तो आप जो है वो जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दिया करिए, और प्रत्येक लोग कोशिश किया करिए कि अगर आपको आ रहा है तो आप उसको जरूर दीजिए। तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर पृष्ठ तनाव कितना होता है, 0। ओके, अगला क्वेश्चन है, अ वेसल इज फिल्ड विथ अ लिक्विड, adhesive force between molecule of solid and liquid is feeble in comparison with the cohesive force between the molecules of liquid. Shape of the surface of liquid near the solid will be। एक बर्तन में द्रव भरा है, द्रव तथा ठोस के अणुओं के बीच आसंजक बल द्रव अणुओं के बीच ससंजक बल की तुलना में क्षीण है। ठोस के समीप द्रव के तल की आकृति होगी। तो एक चीज तो पहले समझ लो कि द्रव और ठोस यानी लिक्विड और सॉलिड के बीच का जो फोर्स है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडहेसिव फोर्स, हिंदी में कहते हैं आसंजक बल, अगर वो लिक्विड के ही मॉलिक्यूल्स के फोर्स से अधिक हो गया तो वहां शेप बनेगा कॉनकेव यानी अवतल। लेकिन यहां क्वेश्चन उल्टा बोला है, यहां बोला है कि जो ठोस और द्रव के अणुओं के बीच आसंजक बल है वो द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल की तुलना में क्षीण है, मतलब फीबल है। इसका मतलब है कि लिक्विड अपने सारे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ बहुत तेजी से खींच रहा है। अब जरा इसका फिगर देखो, मान लीजिए ये द्रव भरा हुआ है, ये लिक्विड अपने सारे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रहा है, सबको खींच रहा है। तो इसका शेप किस तरह से बन जाएगा, देखो ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ दब रहा है, इधर से भी अंदर की तरफ दब रहा है। तो जब अंदर की तरफ दब रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का शेप बनाएगा, और इधर से भी वही हाल होगा। और ये कैसा शेप है, ये जो है शेप है आपका कॉन्वेक्स यानी उत्तल। अच्छा, इसी के साथ एक चीज और क्वेश्चन जान लीजिए कि जल और अगर चांदी की ग्लास में जल भर दिया जाए तो वहां पर जो शेप बनेगा वो एकदम प्लेन बनेगा। इसका मतलब है कि द्रव के अणुओं के मध्य जो ससंजक बल लग रहा है और द्रव और चांदी के अणुओं के बीच जो आसंजक बल लग रहा है वो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। इसलिए न तो वो उत्तल शेप बना पाता है, न तो अवतल, यानी न तो वो कॉन्वेक्स बना पाता है, न तो वो कॉनकेव बनाता है, इसलिए वो प्लेन बना लेता है। ओके, क्लियर है? ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाटर राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब टू अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर in another capillary tube whose radius is 1/3 of it. How much the water will rise? एक केस नली में पानी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है, किसी दूसरे केस नली जिसकी त्रिज्या इसकी 1/3 है, पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा? तो
इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले ये फॉर्मूला देख लो, H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g। अब जरा सोचना, जो लिक्विड है वही इसमें भी पानी की बात किया है और दूसरे कैपिलरी ट्यूब में भी पानी की ही बात किया है, तो मतलब सरफेस टेंशन कांस्टेंट हो गया, 2 कांस्टेंट है ही, cos थीटा कांस्टेंट हो गया, लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट, और चूंकि दोनों जो है वो अर्थ सरफेस पे ही हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि एक कैपिलरी ट्यूब को हम यहां कर रहे हैं दूसरे को चांद पर लेकर जा रहे हैं, तो जी भी दोनों के लिए सेम हो जाएगा। इसका मतलब कुल मिला जुला के आप ये समझ रहे हैं कि R प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, H जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल R हो जा रहा है, मतलब जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जरा सोचो, त्रिज्या को 1/3 कर दिया, त्रिज्या को 1/3 कर दिया तो हाइट 3 गुनी बढ़ जाएगी कि नहीं? देखो, इस रेडियस को जितना कम करोगे हाइट उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो रेडियस घटा के 1/3 कर दिया गया, 1/3 कर दी गई, मतलब रेडियस बहुत कम कर दिया गया, तो हाइट बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है भाई, एक मोटी पाइप है, उस मोटी पाइप को आप जितना उसको पतला करते जाओगे पानी उतना ऊपर चढ़ेगा। तो पहले वो 2 सेंटीमीटर चढ़ रहा था, और जब रेडियस को 1/3 कर दिया गया, 1/3 कर दिया गया, तो वो 3 गुना बढ़ जाएगा, यानी अब जो नई हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि जितना वो कम होगा उतना गुना उसको बढ़ा देना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 spherical show bubble come together to form one bubble. If change in volume of air filled in the bubble B V, change in total surface area B S, and surface tension of soap bubble B T, then साबुन घोल के 2 गोलाकार बुलबुले मिलकर एक हो जाते हैं। यदि बुलबुलों के भीतर भरी हवा के आयतन में परिवर्तन V, पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन S तथा साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव T हो तब। अब देखो भाई, हर क्वेश्चन को कराने से पहले मैं फार्मूला बताता हूं, जैसे इस क्वेश्चन को कराने से पहले, इसके पहले भी आप देखे होंगे, पर यहां पूरा एक डेरिवेशन ही है ना, कोई फार्मूला कुछ नहीं, यहां कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं है, सीधे आपसे फार्मूला ही पूछ लिया है। तो आप यहाँ पे चूंकि डेरिवेशन कराना संभव नहीं है और आप उसके लिए तैयार भी नहीं होंगे, अगर मैं डेरिवेशन करवाना शुरू करूं तो आप बोलोगे क्या सर ये थोड़ी ना आएगा एग्जाम में। तो एक छोटा सा चीज बता रहा हूं, इसको याद रख लेना, 3pb + 4ht = 0। बाकी और जो दिखेगा वो आपको थोड़ा ऑड दिखेगा, ये 1 बार 2 बार इसको लिख कर कॉपी पे ऐसे क्वेश्चन लिखिए और उसका 2-3 बार अपने से खुद से सोल्यूशन कर लीजिए। एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा डेफिनेटली आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, आप इसको आराम से कर जाएंगे, क्योंकि कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं वो जो टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, वो दिमाग में ज्यादा स्ट्राइक करते हैं। तो अगर आप 1-2 बार 3 बार खुद से कर लेते हो ये चीज, तो फिर आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका डेरिवेशन है इसलिए मैं करा नहीं रहा हूं, आपको एग्जैक्ट आंसर बता दे रहा हूं। ये फर्स्ट जो है 3pb + 4ht = 0, यही इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ एन एयर बबल ऑफ रेडियस 10⁻⁻² मीटर इज राइजिंग अप at a steady rate of 2 × 10⁻³ meter per second through a liquid of density 1.5 × 10⁻³ kg per meter cube, then the coefficient of viscosity is, neglect air density। इसका मतलब हिंदी में, यदि एक हवा का बुलबुला 10⁻² मीटर त्रिज्या, 1.5 × 10⁻³ kg per meter cube घनत्व वाले द्रव में 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के स्थिर वेग से ऊपर उठ रहा है, तो हवा के घनत्व को नगण्य मानते हुए द्रव का श्यानता गुणांक का मान होगा। मतलब एयर डेंसिटी को आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देना। तो फार्मूला आप पहले लगा लीजिए, फार्मूला कहता है V = 2/9
आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन में एटा। वी दिया हुआ है कितना 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, ये 2/9। रेडियस दिया हुआ है यस 10 पावर माइनस 2 और रेडियस का स्क्वायर है तो 10 पावर माइनस 4 हो गया। रो रखना है आपको 1.5 तो इंटू कर देते हैं 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 और इसे तो नेगलेक्ट ले लेना है तो इसको हटा देते हैं। जी की वैल्यू 10 और एटा नहीं पता, यही तो निकालना है। अब देखिए 2 से 2 को कट कर दीजिए और ध्यान से देखिए ये -3 और ये -4, इसको कट करेंगे तो -1 बचा रहेगा, ये -1 और ये आपका +1, ये दोनों पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब पूरी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब हमारे पास बचा क्या है, इधर से बचा है 9 एटा 1.5 और इंटू 10 पावर 3। तो एटा इक्वल टू क्या हो गया, सिर्फ एटा को ऊपर लेते आइए और बाकी सबको एक तरफ कर दीजिए। तो एटा इक्वल टू हो गया 9 इंटू 1.5 इंटू 10 पावर 3, तो हो जाएगा आपका इतना, यानी 1.35 इंटू 10 पावर 4। अब इसका हमें देखना है कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसका यूनिट जो है वो इकाई के फॉर्म में ही लिख देते हैं, इतनी यूनिट, और ऑप्शन में भी आपके इकाई या यूनिट करके ही दिया है। ओके क्लियर है, सीधा फार्मूला रखना है, इसको नेगलेक्ट करना है क्योंकि उसने बोल दिया है कि नेगलेक्ट एयर डेंसिटी, या आपको हवा के घनत्व को नगण्य मान लेना है, बाकी सब आप गुणा भाग करके देख सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन है, अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर अप टू हाइट कैपिटल H when a hole is made in the tank at a distance small h below the water level the horizontal range will be। एक टैंक में h ऊंचाई तक जल भरा है, जब पानी के ऊपरी तल से स्मॉल h गहराई पर एक छिद्र कर दिया जाता है तब गिरने वाले धार की पराश होगी। ये भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला एक तो यहाँ काम कर देगा और इस पे अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो वहां काम कर देगा। और उसका फॉर्मूले का जो फॉर्मूला है वो आपका रेंज इक्वल टू 2 h माइनस h, ये आपका जो है ये है उससे जो पानी निकलेगा उसका परास। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वाटर फ्रॉम इनसाइड द अर्थ राइजेस थ्रू द ट्रंक ऑफ अ बिग ट्री टू लीव्स हाई अप। द रीजन फॉर दिस इज, पृथ्वी के अंदर से पानी तनों के सहारे पत्तियों तक पहुंचता है, इसका कारण है। तो देखो भैया, तने जो होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं ना, उनके अंदर बहुत पतले पतले, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कैपिलरी ट्यूब होता है। ठीक है, वो जो वृक्ष होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके अंदर बहुत फाइन कैपिलरी ट्यूब होता है, पतली पतली केश नलिकाएं होती है जो क्या करती है, पानी को ऊपर की ओर खींचती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जमीन से जो पानी ऊपर की ओर चढ़ता है उसका मुख्य कारण क्या है, केशिकात्व, यानी कैपिलैरिटी एक्शन जो है वो उसका मुख्य कारण है। इसी वजह से पानी ऊपर चढ़ता है और यही कारण है कि जैसे लालटेन हुआ, लैंप हुआ, इसमें जो कैरोसिन ऑयल होता है वो भी ऊपर चढ़ता है इसी के कारण। ओके, या आप किसी सूती कपड़े को पानी में भिगा के रख दें, कॉटन का क्लॉथ है उसको आप पानी में रखते हैं, कुछ देर के बाद ऊपर का हिस्सा भी जो होता है वो उसमें नमी आ जाती है, वो भी सब किसकी वजह से होता है, केशिकात्व या कैपिलैरिटी एक्शन की वजह से। अब ये 20वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका जो है सोल्यूशन आप जरूर देंगे, क्योंकि हर बार जो नया क्वेश्चन बन जाता है, अगर मान लीजिए जो पिछले साल का क्वेश्चन है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, कुछ अलग से भी मैं क्वेश्चन आपसे करवाता रहता हूं ताकि जो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो भी आप सीखते रहे। तो ये क्वेश्चन है,
एन एरोप्लेन गेट्स इट्स अपवर्ड लिफ्ट ड्यू टू द फिनोमिना डिस्क्राइब बाय। एक हवाई जहाज किसकी प्रक्रिया के द्वारा ऊपर की ओर उठता है? आपके ऑप्शन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली प्रिंसिपल बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल नियम यानी पास्कल्स लॉ, और उत्प्लावकता का सिद्धांत यानी बायोन्सी प्रिंसिपल। तो ये चारों ऑप्शन है आपको दे दिया गया है। इनमें से जो सही ऑप्शन होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। देखिए, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जो आंसर है उसको जरूर लिखा करिए। इससे क्या होगा कि आप जो चीजें लिखते हो वो जल्दी नहीं भूलते हो, और अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ सर ने ये क्वेश्चन पूछा था और मैंने इसका आंसर दिया था, तो वो तुरंत स्ट्राइक करेगा। तो दोस्तों, चैनल को थोड़ा और आप लोग सपोर्ट कीजिए और इसको शेयर करिए और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।